अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पैनल कोड की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन 326 से 329 तक। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, यानी बहुत दिनों बाद हमने यानी फिर पाकिस्तान पैनल कोड की तरफ हमने रुजू किया, क्योंकि होता ऐसा है कि जब आप एक दफ़ा एक चीज़ को बीच में छोड़ देते हो तो फिर उसकी तरफ यानी दिल नहीं करता आसानी से आने को। इसलिए जो चंद सेक्शन मैंने इनको ज़बरदस्ती छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये मामूली चीज़ें लगती थी। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तदा किया, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर आप इस पर भी लेक्चर बनाएं। तो चलिए जी, आप लोगों की जो ये ख्वाहिश है इसको पूरी करता हूँ। कोशिश करता हूँ जो कुछ मुझे समझ आई है इन 3-4 सेक्शन में वो मैं आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए जी, सेक्शन 326 ठग्स। अरे भाई, ठग्स का आपको नहीं मालूम है? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अभी आमिर खान का एक फिल्म आया है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ठग्स किसे कहते हैं? देखो, ठग्स ये एक टर्म है, लीगल टर्मिनोलॉजी है। ये उसको कहते हैं, उस मुजरिम को कहते हैं जो आदतन किसी जुर्म में इन्वॉल्व हो। लेकिन यहाँ इसकी जो डिफिनीशन है ठग्स को चंद चीज़ों तक महदूद की है। कहता है अगर कोई शख्स आदतन हैबिचुअली वो कत्ल के ज़रिए या कत्ल के साथ वो डाके और किडनैपिंग, बच्चों को उठाने और कत्ल करने, और इसी के साथ जो है वो डाका करने में आदतन शरीक होता है, डाकुओं के साथ शरीक होता है। यानी शरीक होने का मतलब यह है कि उनको सपोर्ट करता है, उनको पनाह देता है, या उनके साथ जो है फिज़िकली जो है किसी भी ऐसी एक्ट में शामिल होता है, शरीक होता है, या उनको एड करता है, फैसिलिटेट करता है, वेपन प्रोवाइड करता है, तो वो ठग्स है, वो ठग है। और वो जो जितने भी गुरु हैं जो आदतन ऐसे जराइम में इन्वॉल्व हैं उनको ठग्स कहते हैं। यानी उनको ठग्स ऑफ कराची, ठग्स ऑफ पाकिस्तान, ठग्स ऑफ गुजरांवाला और जो भी हो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन वो आदतन किसी जुर्म में शरीक हो। लेकिन यहाँ पे 326 में 3 जराइम की बात की है। अगर वो कत्ल, किडनैपिंग और इसी के साथ वो डाके में आदतन शरीक होते हैं उनको ठग्स कहते हैं। और जो लोग आदतन किसी जुर्म में इन 3 जराइम में शामिल होंगे तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। लेकिन एक बात जहन में रखें कि अगर साबित हो जाए कि भाई इन लोगों ने कत्ल भी की है और इसी के साथ उन्होंने डाका किया है, डाका साबित हो जाए तो फिर उसकी अलग सज़ा होगी। लेकिन जो एड करता है, फैसिलिटेट करता है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। बहरहाल ये सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पर जो है ये डिपेंड करता है कि किसको कितना, कौन कितना इन्वॉल्व था। बहरहाल उस पर हम नहीं जाते हैं। इसके बाद जो है सेक्शन 328, सेक्शन 328 में एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर ऑफ एज। इसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो क्रिमिनोलॉजी में हमें एक क्वेश्चन दिया था हमारे बैरिस्टर यासीन रज़ा ने, बहुत ज़बरदस्त टीचर थे हमारे, वो याद आते हैं। यानी वो बैरिस्टर यासीन रज़ा, ही वॉज अ ग्रेट पर्सनालिटी। उसने हमें एक क्वेश्चन दिया था कि अगर ये पेपर में आया था शायद, या कोई सेशनल में हमें दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन पेपर मेरे पास मौजूद हैं। 4 साल पहले के पेपर मेरे बैग में पड़े हैं। उसमें उन्होंने एक
क्वेश्चन दिया था क्रिमिनोलॉजी कि फॉर एग्जांपल आपके सामने आपका बच्चा डूब रहा है और आपके पास ये सलाहियत है कि आप उस बच्चे को निकाल सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं और अब आपका बच्चा जो है आपके सामने डूब रहा है। क्या आप इस जुर्म के, यानी जो बच्चा वो डूब गया, मर गया, क्या आपका बच्चा आपके सामने डूब रहा है और आप उसको नहीं बचा रहे हैं, क्या आप यानी उस जुर्म में शरीक होंगे? क्या आप उस बच्चे के मौत में आप जिम्मेदार ठहरेंगे? तो उस वक्त तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, हमें तो प्राइवेट पीपीसी भी नहीं पढ़ा था, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और प्राइवेट ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी। इस वक्त हमने क्या जवाब दिया क्या नहीं, लेकिन अभी मैं इसको वाज़ह करता हूँ। यहाँ पे उसूल ये है कि अगर आपका बच्चा आपके सामने डूब रहा है और आपके पास ये क्या है, यानी इस्तिदात है और आपके पास ये सलाहियत है, आप उसको यानी तालाब से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी ना निकालें तो फिर मैं ज़िम्मेदार हूँ और आप बतौर वालिद जो है आपके पास यानी ये क्या है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को बचाएं। तो ये बुनियादी तौर पर उस हवाले से बात की है कि अगर यानी आपका बच्चा जो है, आप अपने बच्चे को बेयारो मददगार छोड़ते हैं, बेसहारा करते हैं, कि कहीं ऐसी मकाम पर छोड़ आते हैं जिससे वो तन्हा हो जाता है और उस तन्हाई की वजह से उसको कोई नुकसान पहुंचता है, उसकी मर्डर होती है या कोई और वाक़या उससे होता है, कोई उसको उठा लेता है, अगर उसकी एज 12 साल से कम है तो फिर वालिदैन ज़िम्मेदार होंगे। तो उस बच्चे की अगर उसको किसी ने मर्डर किया तो फिर उस मर्डर की भी चार्जेस जो है इन पर लग सकते हैं। किस तरह? वो कत्ले बिस्सबब, जिस तरह हमने पढ़ा, कत्ले शिबे अमद का भी चार्जेस इन पर लग सकता है, क्योंकि इन लोगों की किसी एक्ट की वजह से कत्ले बिस्सबब हुआ है। इन लोगों ने जो है कोई ऐसी जगह पर उन्हें छोड़ाया जहाँ पे जंगल था, वहाँ शेर थे या कोई और यानी सीरियल किलर वहाँ थे, उन्होंने उसको मार दिया, यानी क्योंकि ये वालिदैन एक सबब बने। इसलिए अगर उस बच्चे को कोई ऐसा नुकसान पहुँचता है तो फिर भी यानी ये वालिदैन ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन अगर यानी उसके साथ कोई कत्ल नहीं होता है या कोई भी उसके साथ गलत नहीं होता, रॉन्ग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वालिदैन जो हैं यानी उनको सज़ा मिलेगी 7 साल की, क्योंकि उसने बच्चे को क्या किया था, उसको बच्चे को परवरिश करना, उसका ख्याल रखना एक वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी परफॉर्म नहीं की, इसलिए जो है इन वालिदैन को या कोई भी ऐसी शख्स, वालिदैन ही ज़रूरी नहीं, जो इस बच्चे की कफ़ालत कर रहा है, उस बच्चे की परवरिश कर रहा है, वो उसकी गार्डियन भी हो सकती है, यानी वालिदैन भी हो सकते हैं, या कोई भी ब्रदर हो सकता है अगर उसकी कस्टडी में है, या कोई और आम बंदा जिसको अदालत ने यानी उसकी कफ़ालत के लिए, उस बच्चे की कफ़ालत के लिए क्या किया है, मुतय्यन किया है कि भाई आप इस बच्चे की कफ़ालत करें। अगर उस बच्चे को वो बेयारो मददगार छोड़ता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा और इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। सेक्शन आप बाहर रीड करें। इसके साथ सेक्शन 328A, क्रूअल्टी टू ए चाइल्ड, बच्चे के साथ जुल्म करना, उसको यानी वहशतनाक सज़ा देना,
क्रूअल्टी, जुल्म करना, वो जुल्म कमीशन कोई यानी किसी एक्ट की वजह से भी हो सकता है, आप उसको मार भी सकते हैं, ये भी जुल्म है। ओमिशन भी हो सकता है, आप उसको खुराक नहीं देते, ये भी जुल्म है। अगर वो बीमार है आप उसकी यानी इलाज नहीं करते, ये भी जुल्म है। देखो ये ओमिशन हो गया ना, इलाज ना करना, और वो आपकी कस्टडी में है, आप बतौर वालिद, आप पर लीगली अखलाकी हर तरफ से मजहबी तौर पर आप पर ये जिम्मेदारी है कि आप उस बच्चे की परवरिश करें, लेकिन आप नहीं करते, तो इसलिए भी ये क्रूअल्टी में आता है। अगर आप उसको मारते हैं, पीटते हैं, जहनी तौर पर उसको कोई यानी आप क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं, या आप जिस्मानी तौर पर फिजिकली उसको पनिश करते हैं, तो आपको 2 या 3 साल जितना भी सज़ा है, 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, बतौर गार्डियन, बतौर वालिद, एनी अदर पर्सन, बतौर उस्ताद या जो भी है। यहाँ पे वाज़ह नहीं लिखा गया है। बहरहाल आप एक मरतबा सेक्शन को पढ़ लें, मेरे पास सेक्शन तो नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है, मैंने इसको सरसरी मैंने हेडिंग देखा और उसके साथ में आपके सामने यहाँ बात कर रहा हूँ। इसके बाद 329 कंसीलमेंट ऑफ ए बर्थ बाय सेक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। आपको पता है यानी लाश को, एक ऐसी बच्चे की पैदाइश हुई है और उसकी पैदाइश को आप छुपाते हो, और उसको छुपाने के साथ आप उसको दरगोद करते हो, आप उसको क्या करते हो, दफनाते हो। ज़मीन क्या करते हो, बोस करते हो, कि क्या इसके लिए प्यारा वो वर्ड्स इस्तेमाल होता है, यानी इसको क्या करते हो, दरगोद करते हो। बस जो भी है, जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ होता है। पर अगर आपको आता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल दें कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, दफन करना या उसके लिए दरगोद करना, जो वर्ड्स कौन सा मुनासिब है। तो बात यह है, समझे, आप चीज़ को समझे। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसकी अफजाइश हुई है, लेकिन उसको आप, उसकी पैदाइश को आप छुपाते हो, उसकी बर्थ को आप छुपाते हो, छुपाने के साथ आप उसको दरगोद करते हो, आप उसको दफनाते हो, ज़मीन बोस कर देते हो। ज़मीन बोस मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, पता नहीं क्या है, कुछ है, दफनाते हो। बस सिंपल करेंगे, वो ज़मीन को खोद कर उसको वहाँ पे कब्र बना के उसको वहाँ पे क्या करते, दरगोद करते हो। तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये सेक्शन क्यों ऐड की गई? ये इसलिए ऐड की गई है कि होता क्या है, यहाँ पे बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि अगर बेटी पैदा हो, वो ज़बरदस्ती उसको कभी मार देते हैं, कभी उसको वो क्या करते हैं, कभी उसको ये यानी कभी ऐसा होता है कि नाजायज़ औलाद लोग क्या करते हैं, नाजायज़ बच्चे भी पैदा होते हैं। तो उस यानी चीज़ को, बच्चे की ज़िंदगी को, देखो यहाँ ह्यूमन बॉडी, एक अल्लाह ने एक बच्चे को पैदाइश दी है, दुनिया में पैदा किया है, आप उसको, ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन है, आप उसको ज़िंदा दरगोद करते हो। किस बुनियाद पर करते हो, क्यों करते हो? आप पैदा हुआ है, उसको जीने का हक है, उसको यानी रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, स्टेट जो है ज़िम्मेदार है, और इसी के साथ आप भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आपने शादी क्यों की, या आपने ऐसा रिलेशन क्यों रखा जिसकी वजह से एक बच्चा पैदा हुआ। जब पैदा हो गया है तो फिर आपका हक नहीं बनता कि आप उसको यानी मार दें। बहरहाल इसके रिलेटेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई ज़िंदा दरगोद करता है, या वो जब ज़िंदा पैदा हो और उसके बाद उसकी अफजाइश ज़िंदा होती है, और उसके साथ जो है जब ज़िंदा होता है तो फिर इसको ज़बरदस्ती मार के, लोगों से छुपा के,
یعنی اس کو اگر آپ درگور کرتے ہیں یا آپ دفناتے ہیں تو پھر آپ کو 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں تھوڑا سا لمبا کر دیا میں نے یہ، چلے جی یار لمبا ہو گیا، اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو سمجھنا بڑی بات ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیکچر کو یعنی لمبا کرتے ہو، لمبا یا لمبی جو بھی ہے۔ دیکھو بھائی 4-5 سیکشن میں نے ایکسپلین کی ہے، ابھی 4-5 سیکشن میرے بھی 20 منٹ ضائع ہوئے ہیں۔ ضائع تو میں اسے نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر یہ 4-5 سیکشن میں نے تیار کیے، اس کے ساتھ میں نے اس کو پریزنٹ کیا اور ریکارڈنگ کی۔ ابھی میں اس کو ایڈٹ کروں گا، ایڈٹ کر کے پھر میں اپلوڈ کروں گا۔ کتنی ساری چیزیں ہیں بھائی، میرا ٹائم یہاں پہ ضائع تو میں نہیں کہوں گا، مناسب نہیں ہے۔ میں نے بھی اپنا ٹائم دیا ہے، قیمتی ہے بھائی میرا وقت۔ اتنے سارے کتابیں، ابھی میں 1-2 چیپٹر پڑھ لیتا، یہاں بھٹو کیس کا میں تھوڑا کچھ پڑھ لیتا، انٹرنیشنل لا پڑھ لیتا، لیکن میں نے کہا، میں نے یعنی آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر عمل کی، اس لیے برا نہ منائیے۔ بہرحال بات لمبا کرنا اچھا نہیں ہے۔ مجھے بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، بائے۔